साथियों नमस्कार। मैं गुरुराज निर्माण आईएएस के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इकोनॉमी का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप में से कई साथियों ने पूछा कि क्या ये एक डेमो क्लास होगी, आंसर है नहीं, ये एक रेगुलर क्लास होगी और इसमें इकोनॉमी के सारे कॉन्सेप्ट्स, करंट अफेयर्स और जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आज की क्लास का उद्देश्य आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। आज की क्लास का जो पर्पज है हमारे पास, वो कुछ इस प्रकार से है कि आज की क्लास में हम सबसे पहले आपसे डिस्कस करेंगे कि क्यों यूपीएससी में हिंदी मीडियम का रिजल्ट है वो घट रहा है। यूपीएससी में हिंदी मीडियम का रिजल्ट क्यों घट रहा है, क्या इसमें इकोनॉमी की कोई भूमिका है, इकोनॉमी इसमें क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता है। जीएस प्रीलिम्स में, मेंस में हम ये चीजें आज चेक करेंगे। दूसरी बात, हम आपसे इकोनॉमी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। इकोनॉमी, जीएस, प्री एंड मेंस का सिलेबस आपसे डिस्कस करेंगे। साथियों हम ये देखेंगे कि सिलेबस में जो शब्द लिखे हुए हैं उनकी व्याख्या किस तरह से की जाए जिसके माध्यम से आप ये समझ सकें कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। एक सबसे आसान तरीका आपको हमेशा से लगता आया है वो ये कि कोई एक स्टैंडर्ड बुक्स ले लेते हैं और उसमें जो दिए हुए चैप्टर्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं। क्या ये अपने आप में सही तरीका है? हम ये जानने की कोशिश करेंगे। मैं ये बात, आपका ध्यान इस बात पे क्यों लाना चाहता हूँ। देखिए, एक स्टैंडर्ड बुक्स में वो सारे चैप्टर्स होते हैं जो बुक के राइटर ने अपनी समझ के हिसाब से पाया होता है और उसमें फंडामेंटल्स और करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट करके आपको पढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन यूपीएससी का नेचर कुछ इस प्रकार से है कि उस साल में और उसके बीते हुए वर्षों में किस प्रकार से गवर्नमेंट की इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जैसे आरबीआई, सेबी, मॉनेटरी पॉलिसी बनाने वाली कमेटी, एफसीआई, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ऑफ कोर्स वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो उसके पीछे काम करते हैं, उन्होंने अपना काम किस प्रकार से किया और जनता के बीच में जो उसका आर्थिक संवाद था उसमें किस प्रकार से इकोनॉमिक एक्टिविटीज ने जनता को प्रभावित किया, कौन सी नई चुनौतियां इमर्ज होकर आई, उसके आधार पर यूपीएससी के क्वेश्चन डिजाइन होते हैं, वो चाहे प्री में हो चाहे मेंस में हो। टेक्नोलॉजी ने किस प्रकार से इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस किया, उससे हर साल 1 से 2 क्वेश्चन प्री में आता है और मेंस में भी आता है। एनवायरमेंटल सिचुएशन जैसे क्लाइमेट इश्यूज, पॉवर्टी, हंगर, अनएम्प्लॉयमेंट भारत की इकोनॉमी को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, उस प्रकार से यूपीएससी प्रश्न हर साल बनाता है। तो क्यों बनाता है? ऑफ कोर्स जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो ऐसे समाधान लेके आते हैं जिनके माध्यम से इकोनॉमी से रिलेटेड चुनौतियों को पीपल के बीच से, आपके बीच से सॉल्व किया जा सके। इसलिए हम स्टैंडर्ड बुक पे अगर पूरी तरह डिपेंड करते हैं तो शायद हम कुछ न कुछ गलती कर रहे हैं। ऐसा क्यों, हम ये जरूर डिस्कस करेंगे। इसलिए हम आपसे यूपीएससी प्री और मेंस का सिलेबस, उसके शब्दों की व्याख्या करेंगे, साथ में मेंस के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं रिसेंट के ईयर में, खास तौर से 2022, 2021, 2020 के हम आपसे कुछ क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। आज उनके आंसर नहीं दिए जाएंगे, जब रेगुलर सेशन चलेगा तो चैप्टर वाइज उनके आंसर आपको दिए जाएंगे और उस समय हम उनके आंसर डिस्कस करेंगे। आज दिखाने का ये पर्पज है कि आप इकोनॉमी के सिलेबस को उसके प्रश्नों के साथ इंटीग्रेट करना सीख लें कि कैसे प्रश्न आते हैं और वो सिलेबस से किस तरह इंटीग्रेट है, प्री में भी और मेंस में भी। प्रीलिम में हम केवल 2022 के क्वेश्चन आपको दिखाएंगे और कुछ लिंकेज बताएंगे। आज सॉल्व कुछ नहीं किया जाएगा, जैसे मैंने आपसे पहले भी बताया। इसके अतिरिक्त आज के सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो क्वेश्चंस का नेचर है वो किस प्रकार से बदल रहा है। ठीक है, इसके अलावा हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्री में
जो क्वेश्चंस की ट्रिक्स आई हैं, क्या वो कहीं बाहर से आई हैं या वो सिलेबस का पार्ट पहले से हैं, या वो जैसा कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि जो नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं उनके आधार पे बने हुए हैं। ठीक है, तो हम इन चीज़ों के आधार पे आज का सेशन शुरू करेंगे। और हाँ, लास्ट में हम आपको दिखाएंगे कि इकोनॉमी के सिलेबस को किस प्रकार से छोटे छोटे टॉपिक्स में तोड़ा जाए, टॉपिक में, जिसके आधार पे आपको एक बहुत बड़ा मेजर क्लासिफिकेशन न देखने को मिले, रादर कि आप उन चीज़ों को छोटे छोटे टर्म्स के आधार पे समझ सकें कि हाँ, इस तरह से अगर हम इस टॉपिक को समझ लेते हैं तो यहाँ से हमारे प्री के और इस प्रकार से यहाँ से हमारे मेंस के क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको हम इस प्रकार से समझ लें, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें। और हाँ, अगर आपसे ये कोई कहता है कि इकोनॉमी या कोई भी विषय केवल समझने का है, उसमें याद करने का कुछ नहीं होता है, विचार कीजिएगा। या इसका उल्टा कोई कहता है कि हाँ, सब कुछ रट्टा मारने का होता है और इसमें समझने का कुछ नहीं होता है, अगेन मैं आपसे कहूँगा विचार कीजिएगा, क्योंकि ऐसा है नहीं। सच्चाई ये है कि आपको कुछ चीज़ें समझनी होती हैं, कुछ चीज़ें समझनी होती हैं और कुछ चीज़ों में आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है और याद करनी होती है, मेमोराइज करनी होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का सेशन। यस, बड़ा प्रश्न, हिंदी के स्टूडेंट इस एग्जाम को क्यों नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं बड़ी संख्या में, जैसा कि अतीत रहा है। अतीत की अगर हम बात करें, अगर बहुत पीछे न जाएं तो 2011-10 तक हिंदी मीडियम का रिजल्ट करीब करीब 50% के आसपास रहता था, लेकिन इसमें गिरावट आई। किस प्रकार से? ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर ये कहता है कि 2013 में केवल 25 छात्र हिंदी मीडियम के चुने गए। केवल 25, जो कि अपने आप में बहुत कम है। सीट्स समहॉट 1200 प्लस थी और 2014 में 5% ही हिंदी वाले थे, जो कि अपने आप में बहुत कम थे। 2015 में टॉप 100 में केवल 2 बच्चे थे। 2016 में टॉप 50 में केवल 3। कभी आपने सोचा कि क्या वजह है कि इंग्लिश मीडियम में जो छात्रों की संख्या है वो तेजी से बढ़ रही है? आपको कुछ लोग ऐसा बताने आ जाएंगे कि हाँ, यूपीएससी हिंदी मीडियम के साथ पक्षपात कर रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी एक बहुत ही रेपुटेटेड और विशाल हृदय वाली संस्था है, मुझे कहना पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी से भारत को एकीकृत रखने में, यूनाइटेड रखने में, सिविल सर्वेंट्स को न केवल रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना, बल्कि ट्रेनिंग देके भारत को अखंड बनाए रखने में यूपीएससी की भूमिका है आज़ादी के बाद से। आज यूपीएससी किसी भी भाषा के साथ कोई पक्षपात नहीं करता है, बल्कि कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्यों हिंदी मीडियम का सिलेक्शन गिर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हिंदी मीडियम में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों की संख्या में 15% की गिरावट आई है। और जैसा कि मिस्टर रवि सिहाग कहते हैं कि आपको ये जो चुनौती है कि हाँ, हिंदी मीडियम में सही कंटेंट अवेलेबल नहीं है, उसको ओवरकम करने के लिए एक तरीका तो ये है कि आप अपनी इंग्लिश थोड़ी सी मजबूत कीजिए। कितनी? जितनी आपको इंग्लिश का पेपर क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है। आपको पता है ना कि मेंस आप तभी क्वालिफाई कर सकते हैं जब आप 2 क्वालिफाइंग पेपर को क्वालिफाई करें, जिनमें एक हिंदी का है और दूसरा इंग्लिश का है। इसके अलावा जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि करीब 1/3 न्यूज़ वो इकोनॉमी से संबंधित होती है। आरबीआई उनके द्वारा लिए गए फैसले, वो कैसे मॉनेटरी पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं और उसके माध्यम से कैसे महंगाई या प्राइसेस का गिरना अफेक्ट होता है, इन चीज़ों से न्यूज़पेपर भरा होता है। लेकिन आपके सामने जो चुनौती आती है वो ये कि इनमें से मोस्टली ज़्यादातर जो टर्म्स होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। तो क्या ऐसा सिर्फ इकोनॉमी के साथ है? उत्तर है नहीं।
वो डायनेमिक सेक्शन जितने हैं, रुकिए, डायनेमिक सेक्शन का मतलब ये है कि विषय की वो बातें जिनमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। डायनेमिक सेक्शन हम किन्हें कहते हैं? जैसे कि इकोनॉमी, साइंस टेक, एनवायरनमेंट, IR और जो रिसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम डायनेमिक सेक्शन कहते हैं। डायनेमिक सेक्शन में कभी कोई ऑथर कोई बात कहता है, कोई एडिटर कोई आर्टिकल लिखता है, कोई सेक्रेटरी, कोई मिनिस्टर अपनी बात कहता है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन से संबंधित कोई आर्टिकल पेश करता है, तो उसमें इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी बड़े स्केल पे यूज होती है। ठीक है, इस चीज को ओवरकम करने का एक तरीका यह है कि आप जब भी अपना विषय पढ़ें उसमें हिंदी के शब्दों के साथ उन टर्म्स को इंग्लिश में जरूर पढ़ें, और ये आपकी लाइफ में बहुत हेल्प करने वाला है। क्योंकि कल जब आप जॉब में जाएंगे ना, आपको नहीं पता कि आपको तमिलनाडु कैडर मिलेगा, कर्नाटका मिलेगा, महाराष्ट्र मिलेगा, या आपको नॉर्थ ईस्ट जाना पड़ेगा। एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप वहां जाके पहले एक नई भाषा सीखना शुरू कर दें, क्योंकि आपको पहले ही दिन से एक्शन में आना होता है। तो ब्रिज लैंग्वेज के तौर पे इंग्लिश की स्वीकार्यता काफ़ी अच्छी है, इसलिए आप कुछ शब्दों को अगर इंग्लिश में सीखेंगे तो आपको उसमें बहुत सुविधा मिलेगी। और अपने आप में ये कोई कठिन काम नहीं है। हम लोग जब इकोनॉमी पढ़ेंगे तो हिंदी और इंग्लिश के बीच में एक संतुलन बना के चलेंगे। खास तौर से हिंदी मीडियम के लिए हिंदी की सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी और इंग्लिश की जो की वर्ड्स हैं वो रहेगा साथ में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन इस तरह से आगे बढ़ता है। हम आपके सामने लेके आ रहे हैं यूपीएससी मेंस का सिलेबस। जैसा कि ये प्रीलिम के सिलेबस को हम देख लेते हैं। इसमें इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफी, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव एटसेट्रा। इस सिलेबस को डिजाइन करने के पीछे यूपीएससी का खास मकसद है, लेकिन उस मकसद को समझने के लिए हमें यूपीएससी मेंस का सिलेबस इस समय देखना होगा, क्योंकि जो यूपीएससी मेंस का सिलेबस है ये ब्रॉड है, और जो ये प्रीलिम का सिलेबस है वो उसी मेंस के सिलेबस का एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा कंपोनेंट है। मेंस के सिलेबस में जो हमारा सबसे पहला पार्ट मेंशन है वो है इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमी। तो हम इंडियन इकोनॉमी में क्या पढ़ते हैं? इंडियन इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं कि हाँ, भारत की इकोनॉमी का क्या साइज है, यहाँ पे कितनी प्रति व्यक्ति आय है, इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। जैसे इंडियन इकोनॉमी किन चीज़ों पे बेस्ड है, यहाँ पे कितना सर्विस सेक्टर है, कितना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर कितना है, इसके अलावा भारत की जीडीपी का साइज क्या है, भारत की जीडीपी बनती कैसे है ना, नेशनल इनकम क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद एक वर्ड मेंशन है इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, इश्यूज रिलेटिंग टू मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इश्यूज रिलेटेड टू ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये जो इश्यूज है ना, ये आपको बार बार मिलेगा, ये हम आगे देखेंगे, क्योंकि जो हमारा पूरा विषय है ना वो इसी शब्द के आसपास केंद्रित है, और आपकी जो सर्विसेज होंगी ना एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो भी इसी शब्द के आसपास केंद्रित होगा। समाज की क्या इश्यूज हैं, क्या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को ओवरकम करने के लिए आपके पास क्या समाधान है, इत्यादि। तो फ्रेंड्स, प्लानिंग में क्या पढ़ते हैं? जैसे कि इंडिया की जो प्लानिंग थी वो आज़ादी के बाद से अब तक कैसी थी, अब कैसे प्लानिंग होती है, प्लानिंग में नीति आयोग की क्या भूमिका होती है, हम भारत की इकोनॉमी को कैसे प्लान करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसमें जो हम ये देखते हैं कि भारत की जो इकोनॉमी है उसकी जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे मोबिलाइज करते हैं। आखिर इकोनॉमी अपने आप में मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ही तो है। ग्रोथ, भारत में ग्रोथ जैसे आपको पता है कि ये एक न्यूमेरिकल टर्म है। इंडिया की जीडीपी में कितना ग्रोथ है, कभी 7%, कभी 6%, वो ग्रोथ कैसे आ रही है। इसके बाद डेवलपमेंट इधर मेंशन है, डेवलपमेंट ग्रोथ से अलग कैसे है, इसमें वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो विकास के आयामों को जोड़ता है, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, वो सारी चीज़ें अगर ग्रोथ के साथ चलती हैं तो हम उन्हें डेवलपमेंट कहते हैं। ये अपने आप में एक क्वालिटेटिव टर्म है। साथियों, 2022 के प्रश्न आपके सामने आ गए हैं पहले पार्ट से। पहले पार्ट में हम देखते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी से रिलेटेड है, आयु संभाविता। तो इसको हम सिलेबस के किस पार्ट से मान के चलते हैं?
ये जो डेवलपमेंट वाला पार्ट है, इसी के अंतर्गत हेल्थ, फूड, वो सारी पॉलिसीज आती हैं। दूसरा क्वेश्चन है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ग्रोथ से तो बार बार क्वेश्चन आने वाला है ना। और लेबर प्रोडक्टिविटी, तो लेबर प्रोडक्टिविटी को हम लोग एम्प्लॉयमेंट से जोड़ के देखते हैं। नेक्स्ट जीडीपी 2015 और बाद के जो जीडीपी की फॉर्मुलेशन में तरीके में जो बदलाव किए गए हैं उससे संबंधित प्रश्न था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज वो कंट्रीब्यूट कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग में। तो अब आप जानते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग अपने आप में एक सीरियस इशू है कि कैसे ये ब्लैक मनी का जाल और ये नेटवर्क कैसे ये कार्टल्स बढ़ते चले जाते हैं। उसमें टेक्नोलॉजी ने कई सारे ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से ये मनी लॉन्ड्रिंग का काम ज़्यादा डीप बढ़ता चला जा रहा है। तो उससे संबंधित क्वेश्चन था। इसके अलावा क्वेश्चन था क्या इकोनॉमी वी शेप में जा रही है। तो जैसे हमने ग्रोथ में पढ़ा, आपको पता है ना पैंडेमिक के बाद ज़्यादातर देशों की इकोनॉमी एकदम स्लैश कर गई थी। भारत की इकोनॉमी भी 7.5% की दर से माइनस में थी। तो ऐसी कंडीशन में जब इकोनॉमी तेजी से गिरी और अगर वो इकोनॉमी तेजी से फिर से बढ़े ऐसे, तो हम इसे वी शेप कहते हैं। क्या भारत की इकोनॉमी वी शेप थी, या कुछ सेक्टर इकोनॉमी गिरने के बाद कुछ सेक्टर तो बढ़े लेकिन कुछ सेक्टर नीचे ही रहे, तो क्या ये के शेप था, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस वी शेप और के शेप के बीच में जो डिफरेंस है, या ऐसे बहुत सारे शेप हैं, जेड शेप, जे शेप, यू शेप इकोनॉमी के, हम वो इसमें एग्जामिन करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इकोनॉमिक ग्रोथ का ही था। लेकिन जैसा मैंने आपसे बताया कि क्वेश्चन डायरेक्टली फंडामेंटल से नहीं आते। हाँ, 20 में 1-2 आ सकते हैं। अगर इकोनॉमी के 10 से 12 क्वेश्चन किसी पेपर में हैं तो उसमें 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। बाकी क्वेश्चन जो इमर्जिंग इश्यूज होते हैं, जिसको आप करंट अफेयर्स कहते हैं, हालांकि वो करंट अफेयर्स और इमर्जिंग इश्यूज सेम थिंग नहीं है, उनमें थोड़ा डिफरेंस है, वो हम आगे बात करेंगे। तो ज़्यादा क्वेश्चन इमर्जिंग इश्यूज से आते हैं और क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहे हैं उससे आते हैं। हाँ, जैसे कि ये अपने आप में एकदम आप फंडामेंटल कह सकते हैं कि पोटेंशियल जीडीपी क्या है ना, जीडीपी बनती कैसे है, उसके फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है। तो आप इसे एकदम फंडामेंटल क्वेश्चन कह सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में सिलेबस में मेंशन है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट। समावेशी विकास क्या होता है और कौन कौन सी इश्यूज उसमें अराइज हो रहे हैं, ऐसा सिलेबस है। और इस सेक्शन से जो क्वेश्चन आया हुआ है वो हम देख सकते हैं कि इज इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल अंडर मार्केट इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के टाइप होते हैं, मार्केट इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। आज की डेट में कोई भी इकोनॉमी परफेक्टली मार्केट इकोनॉमी नहीं है, कोई भी इकोनॉमी परफेक्टली सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं है ना। ज़्यादातर इकोनॉमी या तो मार्केट इकोनॉमी से सोशलिस्टिक इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही हैं या सोशलिस्टिक इकोनॉमी से मार्केट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही हैं। मतलब ज़्यादातर इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी है, चाहे वो डेवलप्ड नेशन की हो चाहे वो डेवलपिंग नेशन की हो, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में इस तरह के प्रश्न आपके सामने पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन अपने आप में इंक्लूसिव ग्रोथ के अंतर्गत क्यों आता है, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात है ना। इसके अलावा उसी तरह के क्वेश्चन 2019 में आए हैं, 20 में आए हैं। आगे देखते हैं गवर्नमेंट बजटिंग। ये हमारे सिलेबस का एक महत्वपूर्ण पार्ट है जिसमें हम पढ़ते हैं कि भारत सरकार अपना बजट कैसे बनाती है, उसमें रेवेन्यू सेक्शन क्या होता है, कैपिटल सेक्शन क्या होता है, गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से होती है, गवर्नमेंट खर्च कहाँ करती है, वो कैसे खर्च करती है, कितना बजट हेल्थ में रखना है, कितना स्किल डेवलपमेंट में रखना है, कितना पॉवर्टी इरेडिकेशन में रखना है ना। और मोर्टेलिटी को कम करने के लिए, विमेन के लिए, जेंडर बजटिंग के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए बजट कैसे बनता है, कितना बनता है, वो सारी चीज़ें हम गवर्नमेंट बजटिंग के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। और इन सारे सेक्शन में जो कीवर्ड्स होंगे, जो इकोनॉमी के कोर टर्म्स होंगे, हम उनको साथ साथ में डिस्कस करेंगे और उदाहरण के साथ समझेंगे। चीज़ें एकदम सरल तरीके से चलने वाली हैं। इसके बाद जीएसटी पे अगला क्वेश्चन आया हुआ था, आपको पता है 2017 में जीएसटी एक्ट आया है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन 2020 में यूपीएससी ने पूछा है ना। एंड सिलेबस में हमारा आगे का सेक्शन है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। कौन सी मेजर क्रॉप्स इंडिया में होती हैं। अब आपको पता है इंडिया में कौन सी मेजर क्रॉप्स होती हैं। नॉर्थ इंडिया में गिनिए, व्हीट, बार्ले और पल्सेस होती हैं, ऑयल सीड्स होते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें नॉर्थ इंडिया में होती हैं। तो साउथ इंडिया में क्या होते हैं, पैडी होता है, इसके अलावा मसाले होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, टोबैको होता है, इस तरह की चीज़ें हैं। सेंट्रल इंडिया में इसी तरह पैडी और पल्सेस और तिलहन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो
ये हमारा सिलेबस है। इसमें फिर बात आती है क्रॉपिंग पैटर्न की। जब हम पैटर्न की बात करते हैं तो मतलब ये है कि हाँ, नॉर्थ और साउथ इंडिया में क्या एक ही जैसी क्रॉप्स होती हैं? हाँ, कुछ तो होती हैं। जैसे राइस की फार्मिंग नॉर्थ और साउथ दोनों जगह होती है, पैडी फार्मिंग। लेकिन साउथ इंडिया में 2 से 3 क्रॉप्स लिया जाता है। तमिलनाडु में जब रिट्रीटिंग मानसून होता है तो वहाँ पे एक एडिशनल क्रॉप्स होती है पैडी की। नॉर्थ इंडिया में मोस्टली पैडी की सिर्फ एक क्रॉप होती है, दूसरी क्रॉप किसकी होती है? व्हीट की। तो अपने आप में क्या ये क्रॉपिंग पैटर्न है? हाँ है। इसी को हमको इसमें समझना है और पढ़ना है। जैसे कि आपने देखा होगा गंगा बेल्ट में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग ये बात जानते हैं कि व्हीट और राइस के बीच में जब व्हीट की हार्वेस्टिंग हो जाती है तो अप्रैल मई के महीने में जो हल्की फुल्की बारिश होती है उसका फायदा किसान उठाते हैं जायद की फसलों को लेके, है ना। उसमें सब्जियां और फल मूल रूप से उत्पादन उनका किया जाता है। तो ये पैटर्न कैसे डेवलप होता है, उसका क्लाइमेट से क्या रिलेशन है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। इसके अलावा वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री में हम देखेंगे इन चीजों को, नॉर्थ ईस्ट तक। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम। अब आपको पता है कि भारत में आधी से ज़्यादा जो कृषि है वो इरिगेशन की कमी पे जो अपना समय व्यतीत करती है। ज़्यादातर रेन फेड एग्रीकल्चर है, मतलब ये कि वो बारिश पे डिपेंड करती है आधे से ज़्यादा, ये सच्चाई है। तो इरिगेशन अपने आप एक मेजर चुनौती हो जाती है। तो क्या इरिगेशन सिस्टम अवेलेबल है? जैसे अब आपको पता है कि नॉर्थ इंडिया में ट्यूबवेल एंड कैनाल दो मेजर इरिगेशन फैसिलिटीज हैं। साउथ इंडिया में टैंक्स है ना, बिकॉज पथरीली जमीन है तो वहां पे टैंक्स का कल्चर ज्यादा है। सेंट्रल इंडिया में भी टैंक्स होते हैं एंड ट्यूबवेल ऑफ कोर्स एवरीवेयर। अब तो ये पॉपुलर हो गया है जब से न्यू एनर्जी और न्यू टेक्नोलॉजी किसानों तक पहुंच गई है। तो ये वाला सेक्शन जो है वो एग्रीकल्चर के सेक्शन में आता है और यूपीएससी के सिलेबस का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। आगे हम देखेंगे कि कैसे 2022 में यूपीएससी ने आधे से ज्यादा क्वेश्चन जीएस मेंस में जितना इकोनॉमी के सेक्शन में आता है वो एग्रीकल्चर सेक्शन से पूछा। क्यों? आधी आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी में अपने आप में एक फाउंडेशनल पिलर है। हाँ है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या होता है, इस पार्ट से ये क्वेश्चन आया था। कब? 2022 में। और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए कैसे हेल्पफुल है ना। तो जाहिर सी बात है भारत में नियरली 80% फार्मर्स जो हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं। इसका मतलब क्या होता है? उनके पास कितनी सम 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है ज्यादातर फार्मर्स के पास, उन्हें मार्जिनल फार्मर कहते हैं। और अगर 2 हेक्टेयर से कम है तो वो अपने आप में स्मॉल फार्मर्स हो जाते हैं। भारत के जल संकट के समाधान में सूक्ष्म सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन। अब आपको पता है ये माइक्रो इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन की जो नई टेक्नोलॉजीज हैं ये भारत के लिए नई बात नहीं है, लेकिन 2017-18 के टाइम में भारत ने इजराइल के साथ एक अग्रीमेंट किया जिसमें ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन और नई एग्रीकल्चर इरिगेशन सिस्टम और टेक्नोलॉजी के फील्ड में वो काम कर रहा था। इस वजह से ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछना जरूरी समझा 2021 में। ठीक है, देखते हैं सिलेबस में और आगे क्या है। स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। किसान उत्पादन करता है। अब आपको पता है राइस, व्हीट या ऐसे सॉलिड ग्रेन्स को आप स्टोर कर सकते हैं 6 महीने 1 साल के लिए अपनी घरेलू पद्धतियों को अपना के। लेकिन आप टोमेटो, पोटैटो, वेजिटेबल्स इनके लिए क्या करेंगे? जरूरत तो पूरे साल होती है ना, टोमेटो, पोटैटो एटसेट्रा के लिए, फ्रूट्स के लिए। अब आप देखते होंगे कि फ्रूट्स जैसे पपाया, बनाना वो पूरे साल आपको मिलता है। कैसे मिलता है? उसकी स्टोरेज का कुछ सिस्टम होता है ना। हाँ होता है। इसके अलावा शॉर्टेज ऑफ कमोडिटीज के बारे में आपने अक्सर सुना होगा कि कैसे फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज के चलते इंडिया में हंगर की शिकायत है। जैसे आपको पता है कि हंगर इंडेक्स में भारत बहुत ही बुरी तरह परफॉर्म कर रहा है, जिसका मतलब यह है कि भारत में जो हंगर के चैलेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर नंबर्स की बात करा जाए तो भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा 1/4 लोग रहते हैं जो हंगर से प्रभावित हैं। हंगर भी कई तरीके के होते हैं। एक तो डायरेक्ट जिसमें कि फूड ग्रेन्स की कमी है, एक हिडन हंगर जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है ना। तो ये हंगर के अपने आप में टाइप्स हैं और इसमें क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, किसमें? स्टोरेज में, ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग में। जैसे ट्रांसपोर्ट में आप लोगों ने मिल्क का ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा देखा होगा। डेली मॉर्निंग में मिल्क वैन आती है और वो गांव-गांव जा के किसानों से मिल्क कलेक्ट करती है, फिर वो अमूल के फार्म में जाती है, वहाँ से उसकी प्रोसेसिंग होती है, तब वो मिल्क दिल्ली, मुंबई और शहरों तक पहुँचता है ना। और फूड ग्रेन्स के बारे में बात करें तो एफसीआई के रोल के बारे में हम आगे पीडीएस वाले सेक्शन में देखेंगे। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे आता है। व्हाट आर द मेन बॉटलनेक? क्या बाधाएं हैं अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस? ऑफ कोर्स, तो इस तरह के प्रश्न इस सेक्शन में आते हैं। हम इन प्रश्नों के आंसर जब ये चैप्टर डिस्कस किए जाएंगे आपके सामने पूरी व्याख्या के साथ और
आंसर लिखने के तरीके के साथ लेके आएंगे। हम आपको वो अवसर देंगे जिसमें ये आंसर आप स्वयं से लिखेंगे और आपके आंसर चेक भी किए जाएंगे। ठीक है। ई टेक्नोलॉजीज इन एड ऑफ फार्मर। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी किसी भी काम को आसान कर देती है। 3 इडियट्स में मशीन की व्याख्या पता है ना, तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल उसी तरह की चीज है। कैसे जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा, ये देख लेते हैं। व्हाट आर द प्रेजेंट चैलेंजेस बिफोर द डाइवर्सिफिकेशन? हाउ डू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन? क्या है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन? मान लीजिए किसी जगह पे किसी क्षेत्र में केवल व्हीट और पैडी का एक रोटेशनल क्रॉपिंग पैटर्न चल रहा है कि हाँ, एक सीजन में किसान गेहूं की खेती करते हैं, दूसरे सीजन में किसान केवल धान की खेती करते हैं। तो उसको कोई डाइवर्सिफाई कर दिया जाए, बीच में पल्सेस की खेती किया जाए, हाँ तो नाइट्रिफिकेशन में हेल्प मिलेगी, बिल्कुल हो सकता है। या अगर बीच में शुगर केन की कृषि की जाए, तो जो पैटर्न हम डाइवर्सिफाई करते हैं ना, तो इसका एडवांटेज ये होता है कि जो सॉइल होती है उसे नए नए न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और जो सॉइल का एक्सप्लॉयटेशन है वाइड स्केल पे वो घट जाता है। तो वो डाइवर्सिफिकेशन होता है। अब इसमें टेक्नोलॉजी किस तरह रोल प्ले करती है? जैसे अगर मान लीजिए इरिगेशन के फील्ड में हमें नई टेक्नोलॉजी मिल जाए, तो हम इरिगेशन की हेल्प से अपनी क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कर सकते हैं। दूसरी चीज है, जैसे हमारे पास सॉइल हेल्थ कार्ड है। अब सॉइल हेल्थ कार्ड क्या करता है? वो बताता है कि आपके सॉइल में कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और कौन से नहीं हैं। जो नहीं है अगर आप उसकी पूर्ति कर दें तो भी आप अपने सॉइल में नए नए तरीके की फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हाँ, टेक्नोलॉजी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और डाइवर्सिफिकेशन किसानों की आमदनी और उनकी जीविका के लिए नए नए आयाम पैदा करती है। ऐसा हम पढ़ेंगे इस यूनिट में। अगला है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज। अब आपको फार्म सब्सिडीज के बारे में कई बार न्यूज में देखने को मिला होगा कि कैसे इंडिया और अमेरिका यानी कि यूएसए WTO के प्लेटफॉर्म में एक दूसरे के सामने सामने नेगोशिएशन करते हैं, बार बार फेल हो रहे हैं। अब तक इसमें कोई लैंडमार्क सक्सेस नहीं मिली है सब्सिडी के लिए, है ना। और भारत में जो किसानों की स्थिति है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की संख्या 80% के आसपास है। तो वो बगैर किसी सपोर्ट के, जिसे हम सब्सिडी कहते हैं, वो अपने आप में एक सपोर्ट है प्रोडक्शन के लिए, तो उसके बगैर शायद कृषि की स्थिति बहुत ही खराब हो सकती है। इसलिए भारत सरकार कृषि की फील्ड में सब्सिडी को लेके बहुत ही असर्टिव है और उसका जो स्टैंड एकदम क्लियर है। तो कौन सी इसमें डायरेक्ट सब्सिडीज होते हैं, कौन सी इनडायरेक्ट सब्सिडीज होती हैं, वो कैसे आलोक में आई, कैसे हम आजकल उन पे नई नई चुनौतियां देख रहे हैं। जैसे डायरेक्ट सब्सिडीज होता है कि डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा मिल जाता है। फर्टिलाइजर, सीड एक्सेट्रा में जो सब्सिडीज भारत सरकार देती है उनको आप इनडायरेक्ट सब्सिडी मान सकते हैं। पढ़ेंगे इन डिटेल हम इस सेक्शन में से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हाँ, आपको पता है गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के लिए गेहूं, चावल और इस तरह की और दूसरी क्रॉप्स जैसे क्वार्स ग्रेन में जौ, बाजरा, मक्का, अलग अलग क्षेत्रों में पीडीएस के माध्यम से गरीबों को बांटा जाता है। भारत में करीब 80 करोड़ लोग इस योजना का फायदा उठाते हैं। तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या फंक्शनिंग है, लिमिटेशन क्या है, उनको रिवैम्प कैसे करना है, और बफर स्टॉक एंड फूड सिक्योरिटी। बफर स्टॉक वही है जिसको एफसीआई आपका जो फूड ग्रेन्स, जो लोग गांव के हैं वही बात जानते होंगे कि वो आपका पैडी और व्हीट परचेज करते हैं, उसको स्टॉक करते हैं, और फूड सिक्योरिटी की चुनौती को सॉल्व करने में उसकी भूमिका होती है कि जब फूड ग्रेन्स की आवश्यकता मार्केट में होती है तो एफसीआई अपना जो स्टोर है उसको कैसे रिलीज करता है एक जेन्युइन प्राइस में, और वो प्राइस स्टेबिलिटी में भी रोल प्ले करेगा, है ना। इसके बाद इसमें हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सीधे पीडीएस पे क्वेश्चन आया है कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मुख्य चुनौतियां क्या हैं, इसे किस प्रकार प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सकता है, कैसे इसको ट्रांसपेरेंट एंड इफेक्टिव बनाया जा सकता है, किसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज वास्ट पॉपुलेशन इस पर डिपेंड करती है। जैसे मैंने बताया कि इसके लिए कानून भी है और उससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ चुका है, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ये आपके सामने वो क्वेश्चन है। कब आया है? 2021 में। अच्छा, एक चीज कभी सोच के बताइए कि मान लीजिए फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया, 2013 में आया, आपको क्या लगता है इसे करंट अफेयर्स में रखना चाहिए, फंडामेंटल में रखना चाहिए? अगर आप इसे फंडामेंटल में रखते हैं तो आपके पास इकोनॉमी के फंडामेंटल
अगर इस तरह से देखेंगे तो इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि आपका 1/4 समय तैयारी का वो ऐसे फंडामेंटल्स पढ़ने में चला जाएगा। अगर हम इसे करंट अफेयर्स में रखेंगे तो क्या आप 2013 से लेकर आज तक के सारे करंट अफेयर्स पढ़ेंगे? उत्तर है नहीं। ये दोनों बातें उस चीज की सही व्याख्या नहीं करती जिसको मैं आपके सामने लेके आऊंगा इमर्जिंग इश्यूज के नाम पे। इमर्जिंग इश्यूज, उभरती चुनौतियां इसको आप कह सकते हैं, एंड सॉल्यूशंस, डेवलपमेंट क्या हुए हैं। क्यों? ये जो हम इमर्जिंग इश्यूज कहते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि ये कोई ऑर्डिनरी करंट अफेयर्स नहीं है। ये उस समय के साथ वो करंट अफेयर्स है जो कि लंबे समय तक कंटिन्यूअसली चल रहा है। अब फूड सिक्योरिटी, हंगर, ये समस्याएं ऐसी हैं जो रातों रात सही नहीं हो सकती। इसलिए सरकार इन चुनौतियों को कम करने के लिए एक प्राविधान लेके आते हैं, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और हम नई नई चुनौतियां और समस्याएं उसके बाद फिर से देखते हैं। इसलिए इसको हम इमर्जिंग इशू एंड डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है। 2019 में भी इसी तरह का क्वेश्चन आया था। हम मेंस की सिलेबस की समाप्ति की ओर है लगभग। टेक्नोलॉजी मिशन, जैसे आपको पता है ना, ये टेक्नोलॉजी मिशन कि हमारे यहाँ किन किन चीज़ों पे, पल्सेस पे टेक्नोलॉजी पे कोई ना कोई मिशन चल रहा है। कॉफ़ी पे, टी की क्रॉपिंग पे चल रहा है। इसके अलावा एनिमल रियरिंग, भारत में आपको पता है ना कि एनिमल में जैसे खास तौर से काऊ, बफलो, इनकी संख्या वर्ल्ड में या तो नंबर 1 या तो नंबर 2 ऐसे रहती है। फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, लोकेशन अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये हमारा महत्वपूर्ण सिलेबस है जिसके तहत आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि एलेबोरेट द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब देखिए, मान के चलिए करीब करीब 50%, हाँ करीब करीब 50% लोग या तो एग्रीकल्चर में डायरेक्टली हैं या उससे संबंधित सर्विसेज में हैं, एग्रीकल्चर लेबरर्स को मिला के। और सीधे सीधे अगर बात करें तो करीब भारत में 50 करोड़ लोग किसान हैं। ठीक है, लेकिन लैंड का साइज स्थिर है, फैमिलीज का साइज बढ़ रहा है। तो होगा क्या कि लैंड बटेगी। आप लोगों ने बंटवारे में देखा होगा अपने अपने घरों में। तो ऐसी स्थिति में जो चुनौतियां आ रही वो क्या हैं कि लोगों को जॉब कहाँ दिया जाए। तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है और इसमें जो जॉब की पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा है और इसका ग्रोथ रेट भी करीब 14% की दर से चल रहा है पिछले, अगर हम 10 साल का एवरेज देखें तो, जो कि अपने आप में ह्यूज है, ह्यूज। तो जॉब की अपॉर्चुनिटी इसके माध्यम से मिल सकती है और जो फूड प्रोडक्शन है उसके वेस्टेज को कम किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपसे पहले बताया था, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। दिल्ली में एक मंडी है, आज़ादपुर मंडी, उसका डेटा ये कहता है कि उसमें वेजिटेबल्स जो हैं, वेजिटेबल्स करीब 35% वेस्ट होती हैं। 35%, आप समझ रहे हैं? 5% का इन्फ्लेशन आपको कितना अफेक्ट करता है और 35% कितना बड़ा नंबर होता है। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो स्ट्रेंथन नहीं है। टोमेटो या पोटैटो या ऐसी कोई भी वल्नरेबल क्रॉप जब फार्मर की फील्ड से मार्केट तक आती है, अगर उसे बीच में प्रोसेस कर लिया जाए और जो क्रॉप जो हार्वेस्ट वेस्ट होने वाली है, जो प्रोडक्ट आपका वेस्ट होने वाला है, अगर उसको कन्वर्ट कर दिया जाए किसी ड्यूरेबल फॉर्म में। फॉर एग्जांपल, अगर हम टोमेटो को सॉस बना लें, टोमेटो केचप बना लें, जेली बना लें अमरूद का, आम का कुछ इसी तरह का अचार या मुरब्बा बना लें, तो हम उन चीज़ों को प्रोक्योर कर सकते हैं और वो फिर पूरे साल नहीं खराब होंगे। तो वो सब कुछ संभव है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के माध्यम से। ठीक है, लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपको पता है आज़ादी के पहले से इस फील्ड में कई सारे आंदोलन हुए और एक सुधार के नाम पे एक कानून लाया गया था जिसे आप परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कहते हैं। मैं तो उसको सुधार नहीं मानता, लेकिन वो सुधार के नाम पे ही पढ़ा जाता है। कॉर्नवालिस के टाइम पे संभवतः आया था, तो हम वहाँ से पढ़ेंगे और उसके पीछे भी जमींदारी, जागीरदारी क्या होता है, लैंड रिफॉर्म में कैसे ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आया था जिसे हम जमींदारी कहते हैं, फिर इसके बाद रयतवाड़ी कैसे आया है, रैयतवाड़ी जिसे हम कहते हैं, महलवाड़ी जिसे कहते हैं, ये सब चीज़ें कैसे आई, फिर आज़ादी के बाद कैसे जमीन को न्यायोचित तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन कौन से प्रोविजन बनाए गए, कैसे लैंडलेस के पास लैंड हो ये इंश्योर किया गया है ना, कैसे टेनेंट के राइट इंश्योर करे जाएं, वो सारी चीज़ें हम लैंड रिफॉर्म में पढ़ेंगे। फिर
ये देखेंगे कि आज की डेट में क्या क्या चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों को कैसे ओवरकम किया जा सकता है। और यही क्वेश्चन था ये 2021 में। ठीक है। इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, आपको पता है ना, भारत एक लगभग क्लोज्ड इकोनॉमी था। हम इसे परफेक्टली क्लोज नहीं कह सकते आजादी के बाद, और ये 1991 तक ये लगभग एक क्लोज्ड इकोनॉमी था, बंद अर्थव्यवस्था, जिसमें एक्सटर्नल सेक्टर का मिनिमम या जीरो इफेक्ट था। जीरो तो नहीं था, मिनिमम ही कहना सही होगा। तो लिबरलाइजेशन आया, मतलब उदारवाद, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तीनों चीज आप एक साथ पढ़ते हैं। तो इस एलपीजी के टाइम में इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में कुछ बदलाव किए गए, जैसे बहुत सारे सेक्टर को डीरेगुलेट कर दिया गया। डीरेगुलेट करने का मतलब यह है कि या तो सरकार का नियंत्रण उसमें बिल्कुल घट गया, और या तो सरकार ने उस सेक्टर को फ्री कर दिया कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर का बिजनेस पर्सन उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है। तो उनके क्या इफेक्ट हैं, है ना, किसमें, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में। तो वो सारी चीजें हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे, और इससे संबंधित क्वेश्चन 2020 में आया था। इसका मतलब यह है कि ये एरिया इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तभी तो क्वेश्चन आ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट, रोड्स, एयरपोर्ट एंड रेलवेज, देखिए एक्सेट्रा लिखा है, मतलब ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ अगर इमर्जिंग इश्यूज होंगे तो उस फील्ड से क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन डायरेक्टली यूपीएससी ने आपको 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 ऐसे फील्ड के नाम दिए हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के पिलर्स हैं, है ना। और हम इनके बारे में देखेंगे कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी चल रही है, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसका साइज क्या है, उसका स्केल क्या है, पर कैपिटा इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी क्या है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि जो रोड्स हैं वो पॉपुलेशन के अनुसार उत्तर प्रदेश में और बिहार में काफ़ी कम है, महाराष्ट्र में इस हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं, है ना। पोर्ट्स तो जाहिर सी बात है कोस्टल एरियाज में होंगे, एयरपोर्ट, रेलवे, बहुत सारे, आपको पता है कि भारत में अभी भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ रेलवे की एक्सेस ही नहीं है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित बॉटलनेक्स हैं जिनको हम इसमें पढ़ेंगे। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर मोर रैपिड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, डिस्कस इन द लाइट ऑफ इंडियाज एक्सपीरियंस। मतलब ये है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक समृद्धि के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में एक महत्वपूर्ण पिलर है, और कैसे हम उसके माध्यम से इकोनॉमिक ग्रोथ को और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, मतलब ये कि भारत चूंकि एक लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में अगर विकास में जनता का पार्टिसिपेशन हो रहा है तो इसमें कोई बुराई है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, आपने ट्रिपल पी एकदम सही देखा, तो डेवलपमेंट में जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो प्राइवेट मनी है, वो गवर्नमेंट मनी के साथ मिलकर एफिशिएंसी ला सकते हैं, चीज़ें सही टाइम में इंप्लीमेंट की जा सकती हैं, प्रोजेक्ट सही टाइम में पूरे करे जा सकते हैं, और प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन से कंपटीशन भी बना रहता है, जिसकी वजह से उनके काम में क्वालिटी भी होते हैं, है ना। मोनोपोली और कार्टेलाइजेशन का स्कोप कम होता है। इसमें इसी तरह का क्वेश्चन भी पूछा गया था कि व्हाई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रिक्वायर्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अच्छा, एक और चीज, क्या ये ट्रिपल पी अकेला एक माध्यम है इन्वेस्टमेंट मॉडल का? नहीं, इसमें कई हैं, जैसे बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड ट्रांसफर, है ना, ईपीसी। इस तरह के जो मॉडल हैं वो हम सब इन्वेस्टमेंट मॉडल में पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी कई मॉडल हैं जो कि हम आने वाले टाइम में देखेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि लखनऊ का जो अमौसी एयरपोर्ट है उसको 50 सालों के लिए अडानी कॉरपोरेशन को दे दिया गया है कि वो उसको मैनेज करेगा, उससे रेवेन्यू जो जनरेट होगा वो उसका होगा उस दौरान में। तो ये भी एक तरीका है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। साथियों, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए। आपको समझना होगा अपने सिलेक्शन के लिए कि इकोनॉमी का कितना वेट है आपके सिलेक्शन में। जैसे कि हम देखते हैं वर्ष 2022 में प्रीलिम में 19 क्वेश्चन आए थे और मेंस में 11। ठीक है। अगर हम लगातार ईयर बाय ईयर देखेंगे तो हमको ये पता चलता है कि यूपीएससी में लास्ट 10 ईयर में करीब 22 क्वेश्चन प्रीलिम में औसत आए हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं टोटल? टोटल होते हैं 100 क्वेश्चन। उस 100 में 22 इकोनॉमी अकेले है। मतलब अच्छा, दूसरे तरीके से इसको देख सकते हैं, कट ऑफ कितना होता है।
कट ऑफ होता है करीब 90 से 100 के बीच में मार्क्स, है ना। ये 22 क्वेश्चन कितना वेट रखते हैं? 44 नंबर का। अगर एक विषय में आप 44 नंबर में 40, 42, 38 कुछ ऐसा इंश्योर कीजिए तो आपके प्री में सिलेक्शन होने की जो संभावना है वो कई गुना बढ़ जाएगी। और यही करना है। कैसे करना है, आपका इसमें भरोसा बनेगा कि नहीं, ये शायद आने वाले स्लाइड्स के बाद प्रूव हो जाएगा, है ना। इकोनॉमिक वेट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। जिसको इकोनॉमी नहीं आते वो यूपीएससी तो भूल जाए। मेंस में देखते हैं, मेंस में 135 नंबर का औसतन आता है। कुछ क्वेश्चन 15 नंबर के होते हैं, कुछ क्वेश्चन 10 नंबर के होते हैं और एवरेज 10 क्वेश्चन से ज़्यादा आते हैं मेंस में। इसका मतलब ये है कि मेंस में भी इकोनॉमी एक बहुत ही पिलर सब्जेक्ट है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। एंड अगेन दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड दैट हम इकोनॉमी को कैसे पढ़ेंगे। आपने सिलेबस देख लिया, आपको ये पता है कि इकोनॉमी का सिलेबस क्या है। अब उसको किस तरह से पढ़ा जाए। एक तरीका तो ये था कि हौच पौच मचा दिया जाए, कभी बैंक पढ़े कभी कुछ नहीं, ऐसा नहीं करना। देखिए सिलेबस को हमने 7 पिलर में कैटेगराइज किया है। क्यों? क्योंकि चीज़ें शुरू से अंत तक आपके लिए ऑर्गेनाइजर हैं। रिवीजन करते समय आपको पता रहे कि किस यूनिट को, ये यूनिट 7 यूनिट्स हैं, किस यूनिट को कितना वेट देना है। कैसे हमको पता चलेगा? एक तो तरीका ये कि अपने मन से जो पढ़ना है पढ़ते रहिए, नहीं, दूसरा तरीका ये कि हम उसको वेट को चेक करें। अगर हम प्रीलिम्स दे रहे हैं तो ये देखिए, ये वो एरियाज हैं जहां पे प्री में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ये एरियाज कौन से हैं? मनी एंड बैंकिंग, ये सबसे ज़्यादा वर्दी चैप्टर है। इसके अलावा एक्सटर्नल सेक्टर, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, डेवलपमेंटल इकोनॉमी जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पावर्टी, इंक्लूसिव ग्रोथ, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो अकेले आप देखिए तो ये मार्क्स हैं, 24 मार्क्स तो यही हो जाते हैं। एंड इसके अलावा भी जो सेक्शन बचे हुए हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि इकोनॉमी की जो फंडामेंटल्स हैं और नेशनल इकोनॉमी है, वहाँ से भी करीब 3 क्वेश्चन आता है 6 नंबर का। एग्रीकल्चर के एरिया से भी करीब 3 क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर के। ये एवरेज है लास्ट 10 ईयर के। मतलब ये कि किसी साल 2 हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, मैं उसमें बहस नहीं करूंगा, लेकिन किसी साल वो 10 नंबर का भी आ सकता है। आप भी इसमें बहस नहीं कर सकते। आपको ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए केवल, अदरवाइज इसे क्रॉस चेक करना चाहिए, है ना। इंडस्ट्री वाले सेक्शन से भी आता है। लेकिन जब हम मेंस में देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि सबसे जो वर्दी चैप्टर होता है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। जैसे मैंने आपसे बताया कि 2022 में भी यूपीएससी ने मेंस के एरिया में 50% इकोनॉमी के क्वेश्चन एग्रीकल्चर वाले सेक्शन से पूछे थे, है ना। आई होप कि सब चीजें आप देखते होंगे। आप में से जो एस्पायरेंट 1 साल या उससे अधिक समय से तैयारी कर चुके हैं उनको ये बात पता है कि हाँ, बिना प्री और मेंस के सिलेबस को और उसके पेपर को बार बार देखे आपकी तैयारी जो है कभी राइट डायरेक्शन में नहीं हो सकती, चाहे आपने ऊपर ऊपर सिलेबस जितना देख लिया हो। इसलिए हम लोग जब स्टडी करेंगे ना तो टॉपिक वाइज प्री और मेंस के क्वेश्चन जरूर देखेंगे। एंड आई विल इंश्योर कि वो उन क्वेश्चंस के सोल्यूशन आप करें। बहुत बार ये आपने देखा होगा कि टीचर से आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं, लेकिन फिर आप देखते हैं कि उन क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करते हैं तो अभी प्रॉब्लम बनी है। मतलब ये कि टीचर आपके सामने किसी क्लासरूम में क्वेश्चन सॉल्व करे और आप वही क्वेश्चन अपने से सॉल्व करें, दोनों अलग बातें हैं। और अगर आप ये बात नहीं समझ गए तो समझिए कि चुनौती बाकी है। इसीलिए मैं वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाऊंगा, फिर उनको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, सो दैट कि आपको पता हो कि हाँ, प्री के क्वेश्चन में ये ध्यान देना है, मेंस के क्वेश्चन में ये ध्यान देना है, जिसके आधार पे हाँ, मेंस का मैं रफ फ्रेमवर्क लगभग सभी क्वेश्चन में बताऊंगा पहले कि इस आधार पे अपने आंसर लिखें। आंसर आप मुझको भेजें, मैं इसको चेक करके उन आंसर्स पे डिस्कस करूंगा। जो सबसे जल्दी मुझे 5 आंसर्स मिलेंगे उन आंसर्स में कुछ को मैं यहाँ हमेशा दिखाऊंगा जो बहुत अच्छे आंसर्स लिखे होंगे या जिनमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट का स्कोप होगा उनको भी मैं यहाँ दिखाऊंगा भी कि हाँ, ये आंसर्स आपने लिखे हैं, इसको इस तरह से लिखा हो जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। मार्किंग कैसे होते हैं यूपीएससी में वो चीज़ भी मेंस के केस में। और प्री के केस में तो आसान है कि हम आपको ये एड्रेस करेंगे कि हाँ, नॉर्मली बच्चे गलती कहाँ करते हैं। और आप भी देखेंगे इन केस आपकी कुछ अलग गलतियाँ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में निर्माण IAS के यूट्यूब चैनल पर जाके आप बताएंगे कि हाँ, आपसे इस तरह की गलतियां हुई हैं, तो उन गलतियों को भी हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। बाकी हम अपने लेवल पे प्री के जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इकोनॉमी के तो उनमें वो सारी जो फंसाने वाली बातें होती हैं और जो ट्विस्टिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके सामने लेके आएंगे। अब इतनी बात सुन लिया है तो एक बात और समझिए, निर्माण IAS के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
जो बेल वाला साइन बना है उसको क्लिक करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पे मिले। और इस वीडियो को और निर्माण आयुष के दूसरे वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। यहाँ पे ज्योग्राफी की, पॉलिटी की रेगुलर क्लास चल रही है, इकोनॉमी की क्लास आज से शुरू हो गई है, ठीक है, ये भी रेगुलर चलेगी। वीक में कम से कम 2 से 3 लेक्चर आएंगे, ठीक है। एंड लास्ट में हमने इसको अलग से यूनिट का नाम नहीं दिया है, एडिशनल लिखा है। ये एसेंशियल्स ऑफ बजट 2023 एंड 24 एंड इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2022 एंड 23 लेके आएंगे। मतलब हाँ, आपको बजट के लिए भी कहीं से कोई दूसरी क्लास, दूसरा नोटबुक, कुछ भी बहुत पढ़ने या भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो सारी चीजें यहाँ पे कवर होंगी। ये कब कवर होगा? जब फरवरी में बजट आपके पास आ जाएगा तब, ठीक है। अच्छा, बजट को हमने अलग से यूनिट क्यों नहीं किया ये आपको बता देते हैं। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो बजट के चैप्टर्स हैं वो ऊपर इन्हीं चैप्टर से इंटीग्रेटेड होते हैं, मतलब इन चैप्टर का फर्दर एक्सटेंशन है बजट, तो हम उनको उनके साथ इंटीग्रेट करके भी बताएंगे जो बजट आने के बाद जो हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। साथियों, हमने प्रीलिम के सिलेबस को देखा, मेंस के सिलेबस को देखा, मेंस के क्वेश्चंस देखें, कुछ क्वेश्चन प्री के देखेंगे, बाकी क्वेश्चन आप आराम से देख सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने प्रश्न देखे होंगे, इसलिए हम प्री की केवल 2022 के क्वेश्चन लेके आए हैं बस, ठीक है। बस बताने का ये उद्देश्य है कि अब आप देख लीजिए कि हाँ, किस यूनिट से, किस सिलेबस से किस तरह का क्वेश्चन आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का स्केल क्या है। और ये जो प्रीलिम के स्लाइड्स हैं वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हैं, जो अभी 1 साल के अंतर्गत तैयारी जिन्होंने शुरू करा है और जिन्होंने प्री के पेपर को बहुत बारीकी से, बहुत गहराई से देखा नहीं है, समझा नहीं है, तो उनके लिए समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आया था 2022 में, ये ए सीरीज का पेपर था, ठीक है। आप लोग इसे पेपर का फोटोकॉपी अगर आपके पास है तो आप सामने रख के इसे देख भी सकते हैं, कि लिखा हुआ है कि एन इंक्रीज इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट नीर इंडिकेट्स द अप्रिसिएशन ऑफ रूपी। आपने देखा कि क्वेश्चन का नेचर क्या है, कि ये जो नीर है, रीर है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो होते हैं, इनके रिलेशन को रूपी के साथ या किसी फॉरेन मनी के साथ बता के आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब क्या है, ये अप्लाइड नेचर का क्वेश्चन है। दूसरा, रियल सेक्टर क्या होता है। जैसे कि हमने आपसे सबसे पहले बताया कि जो इकोनॉमी के फंडामेंटल्स हैं उनमें इकोनॉमी के मेन टर्म्स हैं, जैसे कि मिक्स इकोनॉमी क्या होता है, कैपिटल इकोनॉमी क्या होता है ना, कमांड इकोनॉमी जिसे आप सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं वो क्या होता है, सेक्टर्स कैसे होते हैं, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर क्या होता है, इसके अलावा रियल सेक्टर क्या होते हैं, है ना, डिजिटल सेक्टर क्या है, स्पेस इकोनॉमी क्या है, वो सारी चीज़ें अलग अलग सेक्टर वाइज कैटेगराइज में। हाउस होल्ड सेक्टर क्या है, तो ये अलग अलग टर्म्स हैं। उन टर्म्स से 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आता है। उसका उदाहरण यहाँ पे है कि रियल सेक्टर से क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन की लेंथ भी देख के समझते रहिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा जो हमने जो 7 यूनिट्स कैटेगराइज करे हैं उनमें दूसरा यूनिट होगा मनी एंड बैंकिंग का। तो उसमें हालांकि हम अपना जो सीरीज है वो यहीं से शुरू करेंगे। जो आप अगला लेक्चर देखेंगे वो मनी एंड बैंकिंग से शुरुआत होगा, ठीक है, जिसमें हम आरबीआई के फंक्शन, उनके हिस्ट्री, मनी के कॉन्सेप्ट, यहाँ से अपना पूरा सेशन शुरू करेंगे। तो आप लोग बस तैयार रहिए। हाँ, जब भी आप हमारे सेशन को अटेंड करें तो एक पेन और एक कोई कॉपी या डायरी, कोई रफ कॉपी भी ले सकते हैं। हाँ, 50 रुपए वाली, 100 रुपए वाली कोई भी कॉपी आप लेकर रख सकते हैं। तो उसमें आप ना नोट्स छोटे छोटे जरूर बनाइए, क्रिस्पी नोट्स, ठीक है। हालांकि हम आपको पीडीएफ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम चैनल पे निर्माण के, लेकिन मैं आपसे ये जरूर सलाह दूंगा कि आप थोड़ा थोड़ा लिखिए जरूर। लिखने से जो आप डेटा पढ़ते हैं ना वो आपकी मसल मेमोरी बन जाती है, और ये जो मसल मेमोरी है ना ये मेंस में आपका समय बचाते हैं। तो इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट नहीं था। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड से संबंधित एक क्वेश्चन था। इसके अलावा पब्लिक फाइनेंस पे क्वेश्चन है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पे, तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कहाँ आएंगी? बैंकिंग सेक्टर में। क्यों? क्योंकि वो ये एजेंसी वो है जो बैंकिंग सेक्टर और जितने भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको क्रेडिट रेटिंग देती हैं, है ना। बैंक बोर्ड ब्यूरो, ये अपने आप में इमर्जिंग इश्यूज है। क्यों? बैंक बोर्ड ब्यूरो वो संस्था होती है जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक में डायरेक्टर्स और हायर ऑफिशियल्स की नियुक्ति में इंटरफेरेंस रखती है। तो
अपने आप में ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था। इस सभी के सभी क्वेश्चन 2022 के हैं। बॉन्ड और इक्विटी के रिलेशनशिप से संबंधित अगला क्वेश्चन था, देखिए इस तरह सारे क्वेश्चन हैं, आप इनको बहुत आराम से देख सकते हैं। नॉन फंजिबल टोकन, जैसे कि आपने पढ़ा ना करेंसी, सबसे पहले करेंसी आप हिस्ट्री में जाएंगे तो पाएंगे करेंसी नहीं थी, फिर करेंसी आई, करेंसी के नए नए शेप आए। मॉडर्न टाइम में हम देखते हैं कि प्लास्टिक करेंसी है ना, पेपर करेंसी के बाद कॉइन उससे पहले था। तो ये एक नई करेंसी आई नॉन फंजिबल टोकन, ये अपने आप में वर्चुअल करेंसी है। तो अब इसका प्रभाव क्या था कि देखिए यहाँ पे यूपीएससी ने डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा है ना, और इसके एक साल पहले उसने क्वेश्चन पूछा था कि फंड क्या होता है। विजयनगर जो कॉइन थे, विजयनगर एम्पायर के जो कॉइन थे, तो क्यों पूछा? बिकॉज कॉइन के फील्ड में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं ना, करेंसी के फील्ड में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं ना, वो यूपीएससी के जो पेपर सेट करने वाले लोग हैं उनको इंस्पायर करते हैं कि वो हिस्टोरिकली जाए और करेंसीज के डेवलपमेंट को पढ़े और उससे संबंधित क्वेश्चन आपके लिए लेके आए। आसानी से लिंक बन गया है ना। इसी तरह आप भी लिंक बनाइए सिलेबस को समझने के लिए। एक्सटर्नल सेक्टर, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज वाले यूनिट से भी क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन इस एरिया से आते हैं। G20 कॉमन फ्रेमवर्क, ऑफ कोर्स ये इंस्टीट्यूशन के बारे में है। G20 एक इंस्टीट्यूशन है ना, उसी तरह IMF है, वर्ल्ड बैंक है, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो सारी चीज़ें, तो इनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। एंड इनडायरेक्ट ट्रांसफर क्या होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, आप देखते हैं ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स। रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट IMF की एक योजना है जिसके माध्यम से वो उस कंट्री को जल्दी लोन प्रोवाइड करने की व्यवस्था ऑफर करती है जिस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन पैथेटिक है और वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में फंस सकता है ना। तो इजी क्वेश्चन है। अगर आप जितना मैंने बताया उतना भी ध्यान दिए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि आंसर क्या होना चाहिए। यूएस फेडरल रिजर्व, अब चूंकि डॉलर से ही बाकी करेंसीज का एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है, मतलब ज्यादा एक्सचेंज रेट होता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर यूएस फेडरल रिजर्व डॉलर की प्राइस पे कोई खास तरह का चेंज लेके आती है तो उसका इंपैक्ट वर्ल्ड की ज्यादातर करेंसीज में पड़ता है। जाहिर सी बात है, हमारा रूपी है उस पर भी इसका असर पड़ेगा। तो वो असर किस तरह से पड़ता है, और ये सब अपने आप में अप्लाइड टाइप के क्वेश्चन होते हैं। उस पर क्वेश्चन पूछा गया 2022 के प्रीलिम्स में। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक पे क्वेश्चन पूछा गया। MTCR, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिनमें भारत किसका मेंबर है। सिंपल से क्वेश्चन थे, आप इनको रट्टा मार कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। वियतनाम, हाँ, वियतनाम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेजी से बढ़ रहा है, वो चैलेंज कर रहा है चाइना को, बांग्लादेश को, इंडिया को, इसलिए देखिए वहां से भी क्वेश्चन आया है। फर्दर गवर्नमेंट बजटिंग, जैसे कि मैंने बताया था कि अपने आप में बजट फार्मूलेशन एक इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है जिससे संबंधित मेंस में भी क्वेश्चन आया था, प्रीलिम में भी क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख सकते हैं। डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, फिर इसके बाद इंडस्ट्री, सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें हैं जहाँ से यूपीएससी बराबर प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ रहा है। आगे क्वेश्चन देख सकते हैं, वो सेम यूनिट से हैं। एसेंशियल्स ऑफ बजट, बजट से देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ था। एंड महत्वपूर्ण, जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया, अब यहाँ से समझने की ज़रूरत होगी कि यहाँ पे हम क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो समझने की कोशिश करेंगे, जो जनरली अब तक आपके साथ नहीं हुआ है। आपको सिलेबस बता दिया जाता है, ठीक। सिलेबस के आधार पे जो फंडामेंटल्स हैं वो किसी न किसी बुक में या एनसीईआरटी की बुक में आप पढ़ते हैं या आपको पढ़ा दिया जाता है। कुछ करंट अफेयर्स भी आप पढ़ लेते हैं, कोई पॉपुलर मैगजीन पढ़ लेते हैं, या द हिंदू पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, या इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हैं। आप पाते हैं कि ये सब करने के बावजूद भी यूपीएससी प्रीलिम में 40 से 50% क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जिनको आप अभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। और अगर मेरी बात सही है तो ध्यान दीजिए, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो इकोनॉमी के इश्यूज हैं वो पीपल के लेवल पे अराइज होते हैं, गवर्नमेंट के लेवल पे उन्हें सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, दूसरे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी अपना रोल प्ले करते हैं। सिविल सर्वेंट यानी कि आप, जाहिर सी बात है, अब आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो उस तरह सोचना शुरू कर दीजिए, पब्लिक की प्रॉब्लम्स से अपने आप को कनेक्ट करना शुरू करिए, है ना। सिविल सर्वेंट्स का काम है कि इन
समस्याओं को आइडेंटिफाई करे, एक्नॉलेज करे और उसके बाद उनसे संबंधित समाधान लेके आए। तो जब हम पहले यूनिट की बात करते हैं जिसमें क्या है, नेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, तो ये उसमें फंडामेंटल्स हैं और उधर वो इमर्जिंग इश्यूज हैं और उससे संबंधित डेवलपमेंट है। जैसे जीडीपी संबंधित डेवलपमेंट क्या आया, पहले तो ये कि जीडीपी एस्टिमेट हमारा कैसे चेंज हुआ है ना। आज की जो डेटा है वो क्या कहता है, जीडीपी आज से 2 साल 3 साल पहले क्या थे, लास्ट कम से कम 10 ईयर की जीडीपी का डेटा हम देखते हैं। यूपीएससी पूछता भी है कि पिछले 10 सालों में लगातार इंडिया की जीडीपी बढ़ी है, क्या स्टेटमेंट सही है, या घटी है, क्या स्टेटमेंट सही है, या कोविड के बाद इंडियन इकोनॉमी सीधे घटी है, क्या ये स्टेटमेंट सही है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी इकोनॉमिक सर्वे से लेके आते हैं, हम वो सारे डेटा चेक करेंगे। इसके अलावा जीडीपी जीवी का गैप क्या है ना, ये गैप क्यों है। अगर जीडीपी एक्चुअल में ग्रो कर रही है तो जीडीपी और जीवीए का जो गैप है वो कम होता है, इन्फ्लेशन के कारण ज़्यादा ग्रो कर रही है तो गैप ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमी क्या है। अब आप मान के चलिए 2019 से लेकर 21 के बीच में कोरोना ने जो कहर मचा रखा था उसका असर इकोनॉमी में ये है कि ये एक हमेशा के लिए एक चैप्टर जुड़ गया आपकी इकोनॉमी के सिलेबस में। जब भी आप इकोनॉमी पढ़ेंगे आज या से 10 साल बाद, तो पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमी आप जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा वेल्थ गैप क्या है, क्यों 1% पीपल होल्ड 60% ऑफ वेल्थ ऑफ द कंट्री, है ना, क्यों 1% के लोगों के पास है। तो ये सारी चीजें वो फंडामेंटल्स के अतिरिक्त इमर्जिंग डेवलपमेंट्स हैं जिनको हम अपने सिलेबस से जोड़ के पढ़ेंगे। दूसरा यूनिट हमारा है मनी एंड बैंकिंग का, जिसमें कि मनी एंड बैंकिंग एंड इन्फ्लेशन का एरिया है। इसके तहत ये सारी चीजें हम फंडामेंटल में मान के चलते हैं और वो लास्ट वाले सेक्शन में जो आप देख रहे हैं ये इमर्जिंग इश्यूज हैं। ज़्यादातर फैकल्टीज और जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं इनको आइडेंटिफाई करने में फेल हो जाती हैं। तो क्या नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सब कुछ आइडेंटिफाई करने में फेल हो जाती हैं, इसमें से बहुत सारी चीज़ें वो लोग भी बताते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो मिस हो जाती हैं हम लोगों ने क्या किया है कि पूरे रिसर्च के माध्यम से पिछले 10 सालों में जो नए डेवलपमेंट्स हुए हैं उनको इस सेक्शन में लेके आए हैं और उससे पहले के जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो फंडामेंटल्स में ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है, वो एनसीईआरटीज में भी अवेलेबल हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या बदलाव हुए हैं, है ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कैसे आ गई, उससे पहले की क्या स्थिति थी, कैसे आरबीआई गवर्नर चीज़ों को डिसाइड करता था, बट वो अब आरबीआई गवर्नर डिक्टेटर की तौर पे चीज़ें नहीं डिसाइड कर सकता, है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री में चीज़ें डेमोक्रेटाइज कर दी गई हैं। बैंकिंग एज ए ग्लांस, मतलब एट अ ग्लांस की अभी वर्तमान में बैंकिंग की क्या हालत है भारत में, बैंक रिकैपिटलाइजेशन क्या होता है, कैसे भारत सरकार बैंकों को पैसा देती है कि वो अपने एनपीए क्राइसिस को ओवरकम कर सकें, स्ट्रेस्ड असेट को ठीक कर सकें, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, एसेट क्वालिटी रिस्ट्रक्चरिंग, बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020, पेमेंट विजन 2025 का, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्रिप्टो करेंसीज एंड इकोनॉमिक सॉवरेनिटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ये सारी चीज़ें इमर्जिंग एरियाज हैं, आप इनको देख सकते हैं। पब्लिक सर्विस इंस्टीट्यूशन बैंक, जैसे कि इसके अलावा शुड लार्ज कॉर्पोरेट्स को फाइनेंस फॉर्मल बैंकिंग में लाया जा सकता है क्या, इस तरह की चीज़ें हैं जो कि हम इमर्जिंग इश्यूज और डेवलपमेंट के एरिया में पढ़ेंगे यूनिट 2 के अंतर्गत। और उसके अतिरिक्त अभी ये और एरिया है जो कि फंडामेंटल्स में आता है। थर्ड यूनिट में हम एक्सटर्नल सेक्टर, बीओपी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लाइमेट फाइनेंसिंग, ये चीज़ें पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत ये एफडीआई, एफआईआई, फॉरेक्स, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ब्रेटन वुड, डब्ल्यूटीओ, ट्रिप्स, दोहा डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें फंडामेंटल्स में आते हैं। लेकिन जो इमर्जिंग एरियाज है वो क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग, करंट अकाउंट डेफिसिट, कैपिटल अकाउंट, कन्वर्टिबिलिटी, ग्लोबल मिनिमम और टैक्स रेट, ये गूगल टैक्स वाला जो आपने देखा होगा तो वो यही है। स्विफ्ट, यूक्रेन रसिया के बाद वार के बाद रसिया को स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया था, उसकी वजह से वो ये न्यूज़ में था। रूपी डिप्रिसिएशन, जेनेरिक ड्रग्स एट्सेट्रा, स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंस, इशूज विद स्टेट फाइनेंस। तो इन चीज़ों को हम देखते हैं कि कैसे हम यूनिट 4 में एक साथ लेके आएंगे और पढ़ेंगे, जिसमें कि फंडामेंटल्स और इमर्जिंग इशूज एक साथ मेंशन हुए। जैसे कि एसेट मोनेटाइजेशन आप लोग अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखते हैं, 5 ईयर ऑफ जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन की हो गए हैं, तो उसकी क्या वर्तमान में स्थिति है, इत्यादि चीज़ें हम इसमें देखेंगे।
फ्रेंड्स जल्दी से ये चीज़ें देख लेते हैं ताकि हम अपने मेन इस टारगेट पे आते हैं। फिर डेवलपमेंटल इकोनॉमी में हम देखते हैं कि कैसे जो डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स हैं इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं, है ना, पॉवर्टी एस्टिमेशन, लेबर लॉ, ये सारी चीज़ें। और इसमें जो नई नई चीज़ें आई हैं वो क्या है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, लेबर रिफॉर्म्स, एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट। आपको पता है ना, लेबर के 15-16 जो एक्ट थे उनको समराइज करके 4 कोड्स में लाया गया है। इसके अलावा गिग वर्कर्स क्या है, मनरेगा, नोबेल प्राइज़ हम 4-5 साल के पढ़ेंगे, जिसके तहत हमें पता चलेगा कि इकोनॉमी में क्या नए डेवलपमेंट हुए हैं नोबेल के साइड से, है ना। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट, पावर्टी, डेमोग्राफिक डिविडेंड, इनइक्वालिटी, फूड क्राइसिस, एनर्जी पावर्टी, ये सारी चीज़ें अपने आप में नए कॉन्सेप्ट है जो इमर्ज होके आए हैं, तो उनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे अपने सेशन में। यूनिट 6 एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म, फूड प्रोसेसिंग सब्सिडीज, पीडीएस। इसके तहत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, लैंड राइट्स बिफोर इंडिपेंडेंस, जैसे कि मैंने आपसे स्टार्ट में बताया था। और इमर्जिंग एरियाज क्या क्या हैं, आज लैंड रिफॉर्म की क्या स्थिति है ना। इसके अलावा एग्रीकल्चर इनपुट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर, एग्रीकल्चर इंडेप्टनेस, पीएम किसान और इससे संबंधित और कई सारी स्कीम्स होंगी जो कि लगातार चल रही हैं, तो हम पढ़ेंगे। फिशरी सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर, है ना, ये सारी चीज़ें, एक्सपोर्ट वगैरह भी, प्राइस स्टेबलाइजेशन, है ना, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। टॉप टू टोटल आपने इसमें देखा होगा। एंड लास्ट यूनिट होगा इंडस्ट्री, सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस एरिया से प्री और मीन्स दोनों में लगभग बराबर वेट के क्वेश्चन आते हैं। एंड इसमें हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे पहले था, मतलब एलपीजी के पहले कैसे था, एलपीजी के बाद कैसे है, और उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है, वो अपने आप में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे हिसाब से। जिसमें कि खास तौर से हम देखते हैं कि हाउसिंग, अर्बन सेक्टर, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सेज पॉलिसी, एमएसएमई, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, ई कॉमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो अभी रिसेंट में ही क्वेश्चन आया था। ओपन नेटवर्क, डिजिटल कॉमर्स, नेशनल डिजिटल टूरिज्म, गति शक्ति बहुत न्यूज़ में है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, सागरमाला, जनरल नेटवर्क एक्सेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, स्टार्टअप, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स, स्पेक्ट्रम एलोकेशन एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। और ये वो हैं इमर्जिंग एरियाज जिसमें कि यूपीएससी के ज़्यादातर प्री और मेंस के क्वेश्चन डेडिकेटेड होते हैं। अगर मैं सीधे सीधे कह दूं तो प्रीलिम के करीब करीब 70% क्वेश्चंस और मेंस के करीब करीब 90% क्वेश्चंस का आंसर इस सेक्शन में होता है, इमर्जिंग इश्यूज एंड डेवलपमेंट्स में, ठीक है, क्योंकि इसमें फंडामेंटल तो हिडन है और ये सारी चीज़ें अपने आप सामने आ जाती हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एसेंशियल्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, ये जब बजट आ जाएगा उसके बाद हम इसकी समरी भी बना के देंगे आपको, और इससे संबंधित जो क्लासेस होंगे कोशिश करेंगे कि कम से कम क्लासेस में पूरी करें। साथियों, एक दो चीज़ मैं आपसे और डिस्कस करना चाहता हूँ। क्या वजह है कि अब तक इकोनॉमी के सेक्शन में हिंदी मीडियम के बच्चों ने कभी भी, अगर 25 क्वेश्चन आए हैं तो कभी भी क्यों नहीं वो 18-20 तक भी सॉल्व कर पा रहे हैं? एक बड़ी चुनौती इसके पीछे ये रही है कि इकोनॉमी का पूरा सिलेबस ही नहीं पढ़ाया गया। इकोनॉमी का पूरा सिलेबस ही आपको नहीं पढ़ाया गया। कोई भी नोट्स आप देख सकते हैं, किसी का बैंकिंग सेक्टर अच्छा है तो एग्रीकल्चर सेक्टर मिसिंग है, एग्रीकल्चर तो ज़्यादातर का मिसिंग है। किसी का एग्रीकल्चर और बैंकिंग दोनों ठीक है तो उन्होंने नेशनल इकोनॉमी ठीक से नहीं पढ़ाया। इस तरह की चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं, और इमर्जिंग इशूज़ को तो पहचानने में ही लोग धोखा खा गए। आप ज़्यादातर टीचर्स के साथ ये पाएंगे कि उन्होंने उन इश्यूज़ को सही से आइडेंटिफाई नहीं किया। रिसेंट का करंट अफेयर्स उठा लिया, आपको पढ़ा दिया, दैट्स ओके। नो, दैट्स नॉट ओके, बिकॉज आप रिसेंट का करंट अफेयर बहुत अच्छा भी पढ़ लेंगे, मान लीजिए आपने कुछ भी नहीं छोड़ा, तो भी आप ज़्यादा 60 से 70% इशूज़ को कवर कर पाएंगे। 30 से 40% चीज़ें जो लास्ट 10 ईयर में हुई हैं उनको भी पकड़ना बहुत ज़रूरी है, और ख़ासतौर से जो बदलती हुई सरकारों के साथ चीज़ें होती हैं। उदाहरण के तौर पे प्रेजेंट एनडीए गवर्नमेंट है, 2014 के बाद उसने जो भी चीज़ें लाई हैं आज तक उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो सिलेबस पूरा होगा, यस। लेकिन आप में से कुछ ये कह सकते हैं कि कुछ लोग और हैं जिन्होंने सिलेबस पूरा किया है, तो आपको देखना चाहिए उन्होंने सिलेबस कितना टाइम में पूरा किया है।
क्या उसके लिए उन्होंने 200 लेक्चर्स लिए? और ऐसा किया तो ये गलत है। 100 लेक्चर लिए, ये भी पूरी तरह बात ठीक नहीं है। या 1000 पेज का नोट्स बनवा दिया, ये भी आइडिया गलत है। क्यों? क्योंकि आपके पास ऐसा तो है नहीं कि 5-10 साल का समय है, 1 साल में सिलेक्शन लेना है, 2024 की लिस्ट में अपना नाम अंदर रखना है, फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को उसमें। तो ये जरूरी है कि सिलेबस को बहुत ही फेयर तरीके से, एक लिमिटेड, जैसे मान लीजिए अगर कोई कहे कि हाँ 50-60 क्लासेस में खत्म हुआ है, समझ में आता है ना, 70 चला गया है, कोई बात नहीं, तो मतलब इसे 60-70 लेक्चर्स में अगर कोई खत्म करता है तो समझ में आता है। कायदे से इसे 50 लेक्चर्स में खत्म हो जाना चाहिए, तब आप उसे रिवाइज कर पाएंगे। नोट्स अगर बना है तो नोट्स ज्यादा से ज्यादा 200 पेजेस से ज्यादा ना जाए, तब तो आप उसे प्री और मेंस के टाइम में रिवाइज कर पाएंगे। आप में से अगर किसी ने मेंस लिखा है एक भी बार, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि प्री निकालने के बाद इतनी चीजें होती हैं कि मेंस के लिए पढ़ने का ज्यादा समय नहीं होता। आप ढूंढते हैं कि कोई छोटा सा नोट्स मिल जाए, मान लीजिए अगर कोई 150-200 पेज का, 180 पेज का नोट्स आपको मिल जाता है, इसे तो आप 2 से 3 दिन 4 दिन में रिवाइज कर सकते हैं। प्रीलिम के पहले इतना कम टाइम होता है कि आपकी कोशिश होती है कि कोई शॉर्ट में डॉक्यूमेंट हो जिसमें चीज़ें ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से दी हों, ज़्यादा टेक्निकल तरीके से नहीं, चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन भी हों और टेक्निकल चीज़ें कवर भी हों, है ना। तो हम इसके लिए कोशिश करेंगे कि ये जो है आपका सिलेबस वो 200-180 पेज के आसपास के नोट्स में कवर हो जाए और इससे ज़्यादा लेक्चर लेने की आवश्यकता ना पड़े। हाँ, फिर करंट अफेयर्स वाली जो चीज़ें चलेंगी वो ऐड होंगी, लेकिन वो पीछे की कुछ चीज़ों को डिलीट भी करेंगे, तो हम उन चीज़ों को फिर से रीऑर्गेनाइज करेंगे। लेकिन आपके लिए, आपका मतलब आप वो सभी अभ्यर्थी जो 2023 के लिए डेडिकेटेड हैं और 2024 की यूपीएससी की सिलेक्शन की फाइनल लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हैं, उनके लिए ये आइडिया अपने आप में सबसे सूटेबल है। कौन सा आइडिया? इतने लेक्चर में कहानी पूरी हो जानी चाहिए, इतने पेजेस से ज़्यादा इकोनॉमी का नोट्स न जाए। प्री और मेंस को मैं मिला के बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो साथियों, बात आती है कि इकोनॉमी क्या है ना। आज हम इकोनॉमी की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ शुरुआत कर देते हैं, अगले सेशन से मनी और बैंकिंग के चैप्टर के साथ इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे। तो इकोनॉमी क्या है, हम जब तक ये नहीं समझेंगे इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हैं और क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं है, तब तक हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ जस्टिस नहीं कर सकते और हमारी समझ प्रॉपर नहीं होती है। अच्छा, चलिए थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लेते हैं। आप लोगों ने कभी ना कभी आदि मानव के बारे में जरूर पढ़ा होगा, अर्ली ह्यूमंस के बारे में। अर्ली ह्यूमंस पेड़ से फल तोड़ के लाता था, शिकार करके खाता था। क्या ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है? उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, कोई लेन देन नहीं हुआ, कोई प्रॉमिस भी नहीं हुआ। ऐसी कंडीशन में ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। थोड़ा समय बीता, अर्ली ह्यूमंस ने सीखा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बिकॉज फ्रूट्स हर समय नहीं होते, फल हर समय नहीं होते फॉरेस्ट में, शिकार हर समय मिल सकते हैं। तो जो लोग फ्रूट्स पे डिपेंड थे, उन लोगों ने शिकारियों से कहा कि तुम हमें शिकार दो और हम तुम्हें फ्रूट्स की सप्लाई करेंगे, जब फ्रूट्स होते हैं तो ज़्यादा सप्लाई कर देंगे, है ना। तब उनके बीच में एक अग्रीमेंट आया। अग्रीमेंट आया किन चीज़ों से रिलेटेड? कि हाँ, मैं तुम्हें फ्रूट्स सप्लाई करूंगा जब फ्रूट्स का सीजन होता है, और आप हमें क्या देंगे? मीट, शिकार करके, है ना। लेकिन कोई करेंसी तो थी नहीं कि हाँ तुम मुझे दो मैं तुम्हें दूं, और इस तरीके से उनके बीच में एक एक्सचेंज आया। तो क्या ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है? आपसे क्वेश्चन है, क्या ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है? आंसर है यस। और जब इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई तो मतलब इकोनॉमिक्स एज ए विषय इमर्ज होने लगा। आप इकोनॉमी को समझना शुरू कर चुके हैं। समय बीतता है, समय बीतने के साथ साथ कुछ लोग
घर बनाते हैं, ज़मीन की सफाई करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं और वो ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, स्टोर करते हैं। तो जिनके पास फूड की कमी है वो इन स्टोर वाले लोगों के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें भूख लगी है, खाना दो। वो कहता है क्यों दें, तुम हमारे लिए कुछ काम करो। एक्सचेंज हो रहा है ना, कि मतलब काम के बदले अनाज। इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हाँ है। इंडस वैली के टाइम में आपने देखा होगा, अभी तक हमको क्लियरली पता नहीं कि कॉइन था कि नहीं था। जनरली माना जाता है कि कॉइन नहीं था, बट इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी वाइड स्केल में होती थी। बार्टर ट्रेड काफी फेमस था। कौन सा ट्रेड? बार्टर। तुम्हारे पास आम है, तुम मुझे आम दो, मैं तुम्हें आलू दूंगा। तुम्हारे पास मीट है, तुम मुझे मीट दो, मैं तुम्हें फ्रूट्स दूंगा, मैं तुम्हें ग्रेन्स दूंगा, है ना। तो जो विनिमय का ये माध्यम था, इसमें वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। अब तक मनी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं। फिर आप वैदिक पीरियड में आते हैं, आपको पता चलता है कि यहाँ पे निस्का नाम की कुछ करेंसी है जिसके माध्यम से एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन वो करेंसी है कि आभूषण है, ये अभी अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। जनरली उसे आभूषण के माध्यम से ही ट्रेड कहते हैं, ठीक है। बट इकोनॉमिक एक्टिविटीज ये तो हैं, ठीक है। फिर आगे जब समय बीतता है, हम पाते हैं कि एक्सपर्टीज डेवलप हो रही हैं, है ना, करेंसीज डेवलप हो रही हैं। और किस तरह की एक्सपर्टीज डेवलप हो रही हैं कि कुछ लोगों ने पढ़ाई कर ली, स्किल डेवलपमेंट कर लिया और मेडिकल के फील्ड में काम करने लगे, है ना, मेडिकल के फील्ड में काम करने लगे, ठीक है, और डॉक्टर कहलाए। जिससे कि हेल्थ सेक्टर का इमरजेंस हुआ। कुछ लोगों ने और पढ़ाई करी, एजुकेशन की फील्ड में उन्होंने अपना अच्छा काम किया, शिक्षा। अच्छा, हिंदी मीडियम के लिए मैं बता दूं कि जो हमारा आने वाला सेशन होगा उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों की स्लाइड्स होंगी, जिसमें हिंदी के वो सारे टर्म्स होंगे और इंग्लिश के भी होंगे। तो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको अभी ज़्यादा इंग्लिश दिखाई दे रही हो तो वो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और एजुकेशन एक नए सेक्टर के तौर पे आया। उसी तरह इंजीनियरिंग ने मशीन से बनाई, रेलवे बनाया, रेलवे सेक्टर हो गया, सड़कें बनाई, रोडवे सेक्टर हो गया, स्पेस पे काम करने लगे, जहाज बनाए, स्पेस सेक्टर हो गया, और धीरे धीरे नए नए सेक्टर्स इमर्ज हुए। तो क्या ये जो सेक्टर्स इमर्ज हुए, आप इनको ये कह सकते हैं कि ये संसाधन है, रिसोर्स है? संसाधन है या नहीं? आइए चेक करते हैं। अब जब रिसोर्स है तो पहले सोर्स रहा होगा, है ना, तब तो हमें पता चलेगा कि कोई रिसोर्स भी था। तो हम ये चेक करेंगे क्या कोई सोर्स है। सोर्स वो होता है जो जिसका एग्जैक्ट यूज है। उदाहरण के तौर पे आप कोई डेटा विकिपीडिया से जाके पढ़ जाते हैं तो आप कहते हैं विकिपीडिया मेरा सोर्स है, या ब्रिटानिका से पढ़ते हैं तो आप बोलते हैं ब्रिटानिका मेरा सोर्स है। आपने कोई चीज केडी सर की बुक से पढ़ ली तो आप बोलते हैं कि हाँ केडी सर की बुक हमारा सोर्स है, निर्माण आईएएस के नोट्स हमारा सोर्स है, बिकॉज वो एग्जैक्टली वहां पे उस तरह मेंशन है, उसका वही एग्जैक्ट यूज है। तो एग्जैक्ट यूज का मतलब ये होता है, सोर्स में क्या खास बात है, इसका एग्जैक्ट यूज है, एग्जैक्ट यूज है, ठीक है। और इसके फंक्शन कैसे होते हैं? अनडिनाइबल। अनडिनाइबल मतलब आप इसे मना नहीं कर सकते, ये वो फंक्शन है। जैसे हम ह्यूमन ब्रीथ कर रहे हैं, इसको मना नहीं किया जा सकता, तो ये इसका एग्जैक्ट फंक्शन है, ठीक है। नर्वस सिस्टम सोचता है या न्यूरॉन्स की सप्लाई करता है तो वो उसका एग्जैक्ट फंक्शन है, तो वो उसका सोर्स है। तो ये कौन सी प्रॉब्लम है? ये कौन सी प्रॉब्लम है? रिसोर्स। रिसोर्स को कई तरीके से समझा जा सकता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है जो जिमरमैन ने आइडेंटिफाई किया। एक अर्थशास्त्री थे, इनका नाम था एरिक जिमरमैन। एरिक जिमरमैन। एरिक जिमरमैन ये कहते हैं, आप नोट करना शुरू कर दीजिए बिकॉज ये आपकी मेंस और प्री दोनों के लिए हेल्पफुल है, कि रिसोर्सेस आर नॉट मतलब संसाधन नहीं है, दे बिकम मतलब
संसाधन है नहीं, वो हो जाते हैं। और ये अपनी बात को प्रूव कैसे करते हैं? फिर जाते हैं, जैसे कि अर्ली ह्यूमंस था, जंगल में शिकार करता था, फल तोड़ता था, खाता था, उनके लिए फॉरेस्ट बस रिसोर्स है ना। मतलब ये कि फॉरेस्ट में पेड़ होना और फल लगना, ये जो एग्जैक्ट चीज़ है, ये जो उसका एग्जैक्ट फंक्शन है, उसके दूसरे उपयोग है। दूसरे उपयोग क्या है कि दूसरे ह्यूमन या एनिमल वहाँ जाते हैं, वो अपनी तृष्णा को मिटाते हैं, अपनी भूख को मिटाते हैं। हम नदी जाते हैं, बहते हुए नदी पे पानी पीते हैं। मतलब ये उसके दूसरे उपयोग है। दूसरे उपयोग शब्द पे ध्यान देंगे। अल्टरनेटिव यूजेस, हाँ ये बात अपने आप में जरूरी है। जब हम अल्टरनेटिव यूजेस डेवलप कर लेते हैं तो सोर्स रिसोर्स बन जाता है। कैसे? जैसे कि एरिक जिमरमैन ने कहा कि अर्ली ह्यूमंस को लैंड कोई रिसोर्स नहीं लगता था, क्योंकि न उसके पास घर था, न वो खेती करता था। लेकिन जब उसने एग्रीकल्चर करने लगा, जब वो घर बनाने लगा, तो लैंड की यूटिलिटीज उसने पैदा करी, उसने अल्टरनेटिव यूजेस उसके शुरू करे, जिसके बाद वो अपने आप में रिसोर्स हो गया। अगर आपने ये लिख लिया तो इसको बिगाड़ा जा सकता है। ठीक है, फर्दर आप इसको दूसरी तरह से भी देख सकते हैं। आज से 100 साल पहले शायद पानी के लिए लड़ाई नहीं हो रही होगी भारत में, किसी और कहीं किसी कोने में हो रही हो तो मैं उसकी बात नहीं करता, भारत में नहीं हो रही थी। लेकिन पानी के इतने ज़्यादा अल्टरनेटिव यूजेस हो गए कि उसकी कमी और उसकी स्कार्सिटी के बारे में हम ध्यान देते हैं। तो हमें पता चलता है कि हाँ, अब पानी अपने आप में सीमित है, और उस सीमितता ने और उसके वेरियस बढ़ते हुए अल्टरनेटिव यूजेस ने पानी को एक महत्वपूर्ण रिसोर्स बना दिया। ठीक है, उसी तरह अब आप देखते हैं कि सन के अल्टरनेटिव यूजेज हैं सोलर पावर के तौर पे, है ना। तो हम सन को भी एक अब रिसोर्स मानने लगे हैं, एक कि वो एक बड़ा रिसोर्स है। आपको पता है बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी रिसोर्स बन गए हैं। क्यों? ये दवा बनाने में काम आते हैं, एक्सपेरिमेंट्स में काम आते हैं, है ना। तो रिसोर्सेज आर नॉट, दे बिकम। और ये कैसे बिकम हो जाते हैं? ये अल्टरनेटिव यूजेस की वजह से। ठीक है, उसका अल्टरनेटिव यूज हम डेवलप कर लेते हैं, तो ये सारी चीजें रिसोर्स बन जाते हैं। नाउ जब चीजें रिसोर्स बन गई, तो अब उसमें प्रॉब्लम ये आई कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए। तो क्या दिक्कत है? मैं कह रहा हूं रिसोर्स है, अब जिसकी जो जरूरत है अपना रख ले। भाई रिसोर्स है, जिसकी जो जरूरत है वो अपना रख ले, संसाधन है ना। अब ये सारे संसाधन हो सकते हैं, जैसे कि तेल, अनाज, है ना, ये सारी चीजें जिसकी जो जरूरत रख ले। क्या जरूरत है? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि जो डॉन टाइप का पर्सन है, दादा, वो ज्यादा से ज्यादा चीजें कब्जा लेना चाहता है, और जो कमजोर है उसके पास हाथ में कुछ नहीं आता। मतलब ये कि जो संसाधनों का वितरण है, जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो अपने अपने आप में जरूरी है। अब रिसोर्स अनेकों तरह के होते हैं, आप जिन भी चीजों के अल्टरनेटिव जानते हैं, वो यूजेस जानते हैं अल्टरनेटिव, वो रिसोर्स हैं, है ना। अल्टरनेटिव यूजेस क्या क्या किन चीजों को हो सकते हैं? जैसे आपको पता है फूड ग्रेन्स हैं, है ना, इनको आप खा सकते हैं, इनसे आप एनर्जी बना सकते हैं। जब तक आप खाएंगे तब तक शायद फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज नहीं होगी, क्योंकि जितना अर्थ में फूड प्रोडक्शन होता है वो हमारी ज़रूरतों का 2 गुना ज़्यादा है। लेकिन अगर हम इसे एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं तो फिर चीज़ों की कमी हो जाती है। यही बात पानी के साथ है। तो हमें पता चलता है कि जब हम किसी भी रिसोर्स के अल्टरनेटिव यूजेस डेवलप कर लेते हैं, तब उसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, और हमारा ध्यान जाता है उसकी स्कार्सिटी पे कि वो रिसोर्स सीमित है, उसको समझदारी के साथ या एफिशिएंसी के साथ यूटिलाइज करें, है ना। तो एफिशिएंसी के साथ उसका यूटिलाइज होना चाहिए, एफिशिएंसी के साथ इसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, और जो संसाधन हैं इनको फ्री हैंड नहीं छोड़ा जा सकता कि जिसको जो चाहिए वो रख ले। क्यों? लोग आपस में लड़ने लगेंगे। आप देखते हैं पानी के लिए तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में कितना मैसिव क्लैश होता है, या फ्लड को मैनेज करने में भारत और नेपाल कैसे एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में आ जाते हैं। पानी के लिए भारत पाकिस्तान के संबंध कैसे बिगड़ जाते हैं इंडस वाटर को लेके, है ना। तो मतलब रिसोर्सेज के लिए जो है वो लड़ाई होने लगेगी। तो जरूरत किस बात की है? जरूरत यह है कि रिसोर्सेज का सही और प्रिंसिपल्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो वो जो प्रिंसिपल की हम बात करते हैं, प्रिंसिपल्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो,
जो हम प्रिंसिपल की बात करते हैं, प्रिंसिपल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल्ड डिस्ट्रीब्यूशन का एक मतलब आप समझ सकते हैं कि चीजें इक्विटेबल मैनर में हो, फेयर मैनर में हो, जस्टिसेबल मैनर में हो। मतलब ये कि एक उदाहरण समझिए, मान लीजिए एक सीमेंट की कंपनी है, केसीसी सीमेंट, ठीक है, उसको कोयला चाहिए 1 टन डेली। मैं एक हाउस होल्ड हूँ, मेरे परिवार को कोयला चाहिए खाना बनाने के लिए 1 kg डेली, लेकिन चूंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल है, इसलिए सबको बराबर बराबर बांट देना चाहिए। तो क्या ये अपने आप में फेयर है? उत्तर है नहीं। चीजें इक्विटेबल हों, इक्विटेबल का मतलब है तो होता है कि जिस प्रकार की जरूरत है उसी प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस वजह से नए नए प्रिंसिपल इमर्ज हुए इकोनॉमी में। जैसे कि मैंने इक्विटेबिलिटी की एक बात करी, फेयरनेस की बात करी, जस्टिस की बात करी। तो जब इनको हम ब्रॉडर प्रिंसिपल में डेवलप करते हैं या छोटे छोटे प्रिंसिपल्स में तोड़ते हैं, तो नए नए इकोनॉमी के सिद्धांत उपजते हैं, नए नए इकोनॉमी के जो हैं वो सिद्धांत आते हैं। ठीक है, आते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ये जितने मेन इकोनॉमी के प्रिंसिपल्स आए हैं, इन्हें हम मॉडर्न इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल कहते हैं, आधुनिक अर्थशास्त्र के सिद्धांत। ठीक है, मॉडर्न इकोनॉमी के प्रिंसिपल्स। और इनके जो फंडामेंटल्स हैं वो हम इकोनॉमिक फंडामेंटल में पढ़ते हैं। ये हमारे सिलेबस का सबसे खास एसेंस है। साथियों, इस चीज के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे बताया कि हिंदी में स्लाइड्स होंगी, इंग्लिश में भी डेटा होगा और इंग्लिश में भी टर्म्स होंगे, और आप चीज़ों को उस हिसाब से पढ़ेंगे, है ना। ये चीज़ें हम कवर कर चुके हैं, आप देख सकते हैं कौन सी बुक्स या नोट्स पढ़े जाएं। बस मैं यही कहूँगा, किसी एक बुक का नाम लेना उतना फेयर नहीं होगा, लेकिन जैसे पॉपुलर बुक्स हैं रमेश सिंह की या इस तरह की जितनी बड़ी बड़ी हैं, दत्ता सुंदरम की बुक हैं या संजीव वर्मा की बुक हैं। देखिए, जैसे अब रमेश सिंह की बात करें तो रमेश सिंह की बुक में सिलेबस पूरा नहीं है और बल्कि है, तो ये बुक आपके लिए सही एडवाइस नहीं है। उसी तरह संजीव वर्मा की इकोनॉमी की बुक भी रिलेवेंट नहीं है। क्यों रिलेवेंट नहीं? बिकॉज उसमें 50% भी सिलेबस पूरा नहीं है सही से। तो ये सब नहीं करना चाहिए। आप एक चीज कर सकते हैं, निर्माण आईएएस के नोट्स अपने पास रखिए और ये जो कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये अपने पास रखिए। और अगर आपको कोई बुक पढ़नी है तो वो सबसे अच्छा आइडिया क्या है कि आप क्लास 11th की एनसीईआरटी हिंदी और इंग्लिश अपने अपने माध्यम के अनुसार, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारत का आर्थिक विकास, वो वाला पढ़ेंगे। क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमी, ये वाली एनसीईआरटी। ये दो पतली पतली किताबें हैं, इसमें मुश्किल से 200 पेज होंगे और इसमें मुश्किल से 80-90 पेज होंगे। ये पढ़ना है बस, और कुछ नहीं पढ़ना। बजट और इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा तो उन चीज़ों को भी साथ में हम करेंगे। तो बस अभी हमारे सिलेबस के लिए इतनी चीज़ें जरूरी हैं, इतना हम पढ़ेंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस सेशन को अच्छे से फॉलो कीजिए। इस सेशन में वो सारी चीज़ें जो पहले कभी नहीं हुई, वो सारी चीज़ें होने वाली हैं। आपको चीज़ें टेक्निकल से टेक्निकल चीज़ों को इतनी सरल भाषा में समझाया जाएगा, और ये रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल कहने का मतलब है कि अगर आपने यूट्यूब में कमेंट दिया, टेलीग्राम में कोई कमेंट आपने बताया, तो उनको हमारी टीम एनालाइज करेगी, वो मैसेज हम तक आएगा, हम आपसे उसमें सीधे बात करेंगे। अगर आपने आंसर लिखे हैं उनको चेक किया जाएगा, उसमें आपसे डिस्कशन होगा। और ऑल सभी एस्पायरेंट्स के लिए मैं कहूँगा वो अक्रॉस द इंडिया कहीं से भी होते हैं, इंग्लिश या हिंदी, कम से कम 2 मीडियम में मैं ये बात कह सकता हूँ कि आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सिलेबस इससे बेहतर कभी कवर नहीं हुआ, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। आपके प्रीलिम में, यूपीएससी के, ऑफकोर्स स्टेट के एग्जाम्स में भी इकोनॉमी के क्वेश्चन नहीं गलत होंगे, इस बात का मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ। मेंस के आंसर आप सबसे बेहतर लिख पाएंगे इस सेशन को पूरा करने के बाद, इस बात की भी मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ। एंड ये वीक में अभी 2 लेक्चर आएंगे, ड्यूरेशन करीब 2 आवर्स के होंगे, ठीक है। इसके बाद आने वाले टाइम में ये लेक्चर बढ़ भी सकता है प्रीलिम्स के आसपास, और ये रेगुलर कोर्स होगा, ठीक है। ये कोई डेमो कोर्स नहीं है,
मतलब ये कि इसमें आपका पूरा सिलेबस डिस्कस किया जाना है। ठीक है, तो साथियों निर्माण आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट कीजिए अपनी बात को, इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपना महत्वपूर्ण फीडबैक हम तक पहुंचाइए। शुक्रिया, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। हैव अ ग्रेट टाइम।